एक महिला जो कि 8.5 महीने की गर्भवती है, उसके हाथ में उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है और वह 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद बिहार के एक थाने में पहुंच जाती है और वहां जाकर पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाने लगती है। कहती है कि साहब मेरी मदद करो, मेरे साथ धोखा हुआ है और अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां और करूं तो करूं क्या। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं उसकी बात को सुनते हैं और जो वो पूरी कहानी बताती है उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर महिला बताती है कि मेरी गलती तो है, लेकिन उसके बाद मेरी कोई भी गलती नहीं थी, उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कौन थी वह महिला और किस वजह से वो यहाँ पर आई थी, ऐसी अवस्था में इतना लंबा सफर तय करने की उसे जरूरत क्या पड़ गई। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू स्वदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के दरभंगा में एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक नीतीश नाम का लड़का रहा करता है। नीतीश जिसके परिवार में उसके माता पिता हैं, भरा पूरा परिवार है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। 2022 की बात होती है। सीतामढ़ी के अंदर जो नीतीश होता है उसकी चाची का मायका था और नीतीश वहां पर घूमने के लिए जाता है। अब नीतीश वहां चला गया था और वहां जाने के बाद जब इधर उधर घूमता है तो घूमते घूमते अचानक से उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। लड़की जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके बाद यहाँ पर जब नीतीश बार बार उसे देखता है तो वह लड़की भी नीतीश को देखने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिनों में ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं और बातचीत के दौरान नीतीश को पता चलता है कि लड़की का नाम उर्मिला है और ये फिलहाल 10वीं क्लास में पढ़ा करती है। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इस प्यार के चलते यहाँ पर जो नीतीश है वो कहने लगता है उर्मिला से कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्ही से शादी करूंगा और मैं फिलहाल गांव जा रहा हूँ, अपने घर वालों से बात करूंगा और उसके बाद हम दोनों एक साथ शादी कर लेंगे। ऐसा कहकर यहाँ पर 2022 में जो नीतीश होता है वह अपनी चाची के मायके से वापस अपने गांव आता है और गांव आने के बाद अपने माता पिता से बता देता है कि मैं इस तरह से उर्मिला नाम की लड़की से प्यार किया करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो एकदम से मना कर देते, कहते कि नहीं, उस लड़की से तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नीतीश होता है वह फिलहाल तो चुपचाप रह जाता है, लेकिन चूंकि अब उसके पास उर्मिला का फोन नंबर था तो वो दोनों फोन पर बात करते हैं और एक साथ भागने का प्लान बनाते हैं। लेकिन चूंकि अभी जो उर्मिला थी वह 10वीं क्लास में पढ़ा करती थी और उसकी उम्र 17 साल 11 महीने थी, तो इसीलिए जो नीतीश होता है वो कहता कि ठीक है, कोई बात नहीं, 1 महीने और चुपचाप रहो, उसके बाद जब तुम 18 साल की हो जाओगी ना तो उसके बाद हम दोनों फरार हो जाएंगे। इस बात को सुनकर उर्मिला भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और जैसे ही यहाँ पर 1 महीना बीतता है तो 1 महीने बाद जो नीतीश है वह तो अपने घर से फरार हो जाता है, इधर जो उर्मिला होती है वह अपने घर से फरार हो जाती है। दोनों के दोनों फरार होकर एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद नीतीश एक किराए का कमरा लेता है और उसके अंदर उर्मिला के साथ रहने लगता है। अब यहाँ पर जब नीतीश के घर वाले देखते हैं कि बेटे ने शादी कर ली है और शादी करने के बाद अपना घर बसा रहा है तो उसके बाद उनको भी लगता है कि कोई बात नहीं, जब बच्चे ने अपनी पसंद से शादी की है तो उसको घर बुला लेते हैं। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो नीतीश के घर वाले होते हैं वह उर्मिला और नीतीश को आदर के साथ घर बुला लेते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को आराम से व्यतीत करो। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है, यानी कि जो इनकी लव मैरिज थी वो एक तरह से अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो गई थी। कुछ दिनों बाद उर्मिला को एक बच्ची भी हो जाती है और बेटी के जन्म होने के बाद यहाँ पर नीतीश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं और परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए नीतीश अब सोचने लगता है कि क्यों ना अब मुझे कुछ ना कुछ कमाना चाहिए। ऐसा सोचकर जो नीतीश होता है 2024 में यहाँ से दिल्ली चला जाता है पैसे कमाने के लिए और वहीं पर रहकर पैसा कमाने लगता है। अब जब नीतीश वहां पर पैसा कमाता है, पत्नी और बच्ची को तो गांव में ही छोड़कर आया था और उसके बाद वहां पर जब वह काम करता रहता है तो उसी समय उसका एक दोस्त जिसका नाम सूरज होता है उसका फोन उसके पास जाता है और वो कहने लगता है कि यार तू तो बड़ा अच्छा पढ़ा, वहां पर अच्छे से कमा रहा है, यहाँ पर मैं करूँ तो क्या करूँ, यहाँ पर तो कोई अच्छा सा काम भी नहीं है। तो उसके बाद जो नीतीश होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम भी यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें भी मैं अपनी प्राइवेट कंपनी में ही लगवा दूंगा, क्योंकि नीतीश जिस कंपनी में काम किया करता था वहां पर उसके लिए वैकेंसी भी मिल रही थी। तो इसी वजह से जो नीतीश होता है वह सूरज को भी यहीं पर बुला लेता है और उसके बाद सूरज नीतीश के कहने अनुसार वहां पर उसके पास चला जाता है और वहीं पर दोनों के दोनों दोस्त एक ही कमरे में रहकर अपना गुजारा करने लगते हैं और वो इसी कंपनी में काम किया करते हैं। दोनों एक साथ काम करते हैं और यहाँ पर एक ही कमरे में रहा करते हैं और धीरे धीरे इन बातों को समय बीतता है।
दोनों की ड्यूटी 12 घंटे की होती है। और जब यहाँ पर एक दिन की बात होती है जब सूरज नितेश को खाना बनाते हुए देखता है तो कहने लगता है कि यार तू तो खामखा ही परेशान हो रहा है। नितेश कहता है कि क्यों भाई, क्या हुआ, परेशान कैसे हो रहा हूँ मैं? तो वो कहने लगता है कि यार तेरी तो शादी हो गई है, हमारी तो शादी भी नहीं हुई, तो क्यों ना तू अपनी पत्नी को यहाँ पर बुला ले, कम से कम तो इतनी सारी ड्यूटी करने के बाद खाना तो तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा, आराम से तेरा यहीं पर गुजारा हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नितेश होता है वो भी सोचने लगता है कि बात तो सही कह रहा है, कमरा तो हमने जब भी ले रखा है और इस कमरे के अंदर जब भी मैं रहा करता हूँ, बस थोड़ा सा किराया तो बढ़ेगा लेकिन रहन सहन में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। मेरी पत्नी घर का काम कर लिया करेगी, खाना भी बना बनाया मिलेगा और कपड़े भी धोकर रख लिया करेगी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा सोचकर जो नितेश होता है वो ऐसा ही करता है, अपनी पत्नी उर्मिला को और अपनी बच्ची को वहां से सीधा दिल्ली ले आता है। दिल्ली में लाकर अब वह उसे अपने कमरे में रखने लगता है। इधर जो उसका दोस्त अजीत होता है वो एक दूसरा कमरा साइड का ही ले लेता है और उसके अंदर रहने लगता है। यहाँ पर अब नितेश ड्यूटी पर जाया करता और उसकी पत्नी घर का सारा काम सही तरह से करके उसके लिए खाना बनाकर रख दिया करती और जब पति आया करता तो अच्छी तरह से उसे खाना परोस कर दे दिया करती। अब यहाँ पर नितेश की जिंदगी बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत हो रही थी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। इधर जो अजीत होता उसे भी इस बात से सहारा मिल रहा था क्योंकि कभी कभार यहाँ पर जब वह खाना नहीं बनाया करता था तो उसे नितेश के घर से खाना बना बनाया मिल जाता और उसी को खाकर वह अपनी पेट की भूख मिटा लिया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो अजीत होता है वह नितेश की पत्नी की तरफ देखने लगता है और मन ही मन बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है। इसके बाद जो अजीत होता है वह अब मार्केट से सब्जी भी लाने लगता है, सब्जी लाकर उसकी पत्नी को दे दिया करता और कहा करता कि भाभी जब मैं यहीं से खाना खा लिया करता हूँ तो तुम इन सब्जियों को रख लो और तुम ही खाना बनाकर दे दिया करना। यहाँ पर उर्मिला को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि नितेश और अजीत काफी अच्छे मित्र थे तो उसे पता था इस बारे में। इधर यहाँ पर जो नितेश होता है वह भी इस बात में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है और कहता है कि सही बात है, जब तुम खाना बनाई करती हो तो इसके लिए भी बना दिया करो, ये कहाँ कितना खाना खाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो अजीत होता है वह उर्मिला से तरह तरह के मजाक करने लगता है और इन मजाकों को सुनकर यहाँ पर जो उर्मिला है वो मुस्कुराने लगती है। दरअसल यहाँ पर वह कभी उसकी तारीफ किया करता और इस तारीफ को सुनकर उर्मिला मुस्कुरा जाती है और इसके बाद अजीत को लगने लगता है कि शायद भाभी के मन में कोई बात है और इसी वजह से यहाँ पर एक दिन वह उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है जो शायद यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि अजीत नितेश का दोस्त था और दोस्त की पत्नी के साथ वो कुछ ऐसा कर देता है। उसके बाद यहाँ पर यह सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। जो अजीत होता है उसने अपनी ड्यूटी को भी चेंज करवा लिया था, यानी कि नितेश अगर दिन में ड्यूटी जाया करता तो वह रात में ड्यूटी किया करता और अगर नितेश रात में ड्यूटी किया करता तो वह दिन में ड्यूटी जाने लगता है। अपनी ड्यूटी को इस तरह से रखा करता है। जब भी नितेश कंपनी में जाया करता तो अजीत उसके घर में रहा करता और अच्छी तरह से उसकी पत्नी के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसी बात छुपाई नहीं छुलती है और इसी तरह से एक दिन ये बात नितेश को पता चल जाती है और वह कंपनी से वापस घर लौट आता है। अब जैसे ही घर लौटता है तो उसे एकदम से जो अजीत होता है वह अपने कमरे में मिलता है और उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो नितेश होता है वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है। अब अजीत तो वहां से निकल जाता है लेकिन जो नितेश होता है वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। इसके बाद जो पत्नी होती है वह एकदम से उसके पैर पकड़ती है, रो रो माफी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर जो नितेश होता है वह उसकी इस गलती को बिल्कुल भी माफ करने के मूड में नहीं था और उससे कह देता है कि देखो तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें अब एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि जो तुमने किया है उसे इस बात का कहा करते हैं और मैं इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। इसके बाद यहाँ पर जो उर्मिला होती है वो काफी उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन जो नितेश होता है वो तलाक के पेपर तैयार करवाता है और तैयार करवाने के बाद उर्मिला के सामने कर देता, कहता कि इन पे साइन करो और साइन करने के बाद अपने मायके चली जाओ, वहीं पर रहो, मुझे तुमसे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना। इसके बाद जो उर्मिला होती है वह मजबूरन उन पेपरों पर साइन कर देती है क्योंकि गलती तो उसकी थी और इसके बाद अपने मायके चली जाती है। पत्नी को नितेश ने अपने पास ही रख लिया था और उसके बाद उसके साथ ही अपने जीवन को जीने लगता है यहीं पर रहकर। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जब नितेश उस कंपनी के अंदर काम किया करता है और वहीं उन कमरों में रहा करता है तो तलाक तो उसकी पत्नी से उसका हो ही गया था। लेकिन तभी एक दिन अजीत और नितेश की एक बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। कुछ छोटी सी बात ऐसी होती है जो बात नितेश को बुरी लगती है और उसके बाद जो अजीत होता है वह उस बात को चिढ़ाने के लिए बार बार उससे वो बात कह रहा था। अब इस बात के चलते यहाँ पर दोनों में हाथापाई होती है और हाथापाई के चलते एक जोरदार चोट नितेश को लग जाती है और उसके बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है।
अब जैसे नितेश बेहोश होता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर होती है। तो उसी दौरान ये बात उर्मिला को पता चल जाती है। हालांकि उर्मिला का नितेश से तलाक तो हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वह भागी दौड़ी वहां पर आती है और नितेश की सेवा करने में जुट जाती है। अभी तक नितेश को होश नहीं आया है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जैसे नितेश को होश आता है तो उसके बाद वह देखता है कि उर्मिला यहाँ पर है, लेकिन होश आते ही सबसे पहले वो उर्मिला को यहाँ से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर, और यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी तुम पर रहम नहीं खाने वाला हूँ। उर्मिला रोने लगती है और फिर से अपनी गलती की माफी मांगती है, लेकिन नितेश उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करता है और उसके बाद मजबूरन जो उर्मिला होती है वह वहां से वापस लौट जाती है। इसके बाद जो उर्मिला होती है वह तो वापस लौट गई थी, लेकिन जो नितेश होता है वह भी सोचने लगता है कि अब तो मेरी एक ही बच्ची है और इस बच्ची के लायक तो मैं बिहार के दरभंगा में अपने गांव में ही कुछ ना कुछ कमा लूंगा, तो यहां पर रहने का क्या फायदा, मैं वापस से अपने गांव चला जाता हूं। जैसे वो ठीक होता है तो ठीक होने के बाद अपनी बच्ची को लेकर अपने गांव चला जाता है और गांव के अंदर ही रहकर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करने लगता है। इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो अजीत होता है अब वह उर्मिला के पास फोन करने लगता है और कहने लगता है कि भाभी देखो, अब तो तुम्हारा तलाक हो ही गया है, तो क्यों ना तुम मेरे पास आ जाओ, मैं और तुम एक साथ रहेंगे और मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा, यानी कि कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और बिल्कुल हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे, तुम कहो तो शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर उर्मिला पहले तो उसके फोनों को अवॉइड करती है, कभी कभार उठा लिया करती है और जब भी बात किया करती है तो वह कह दिया करती है कि देखो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल भी तुमसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। लेकिन यहाँ पर जो अजीत होता है वो कैसे न कैसे करके उसे मना ही लेता है और उसके बाद जो उर्मिला होती है उसके कहे अनुसार दिल्ली में आ जाती है दोबारा से उसी जगह पर और वहीं पर उसके साथ रहने लगती है। वहां पर आने के बाद 23 जनवरी 2025 को अजीत और उर्मिला कालका जी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद अब एक साथ पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। अजीत वादे करता है, कसमें खाता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और कोई भी कभी तुम्हें परेशानी नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें कभी धोखा दूंगा। यहाँ पर उर्मिला भी उसकी बातों में आ जाती है और उसके बाद उसके साथ रहने लगती है। लेकिन तभी जो अजीत होता है वो कहने लगता है कि उर्मिला दरअसल ऐसा है, मुझे ना थोड़ा सा कर्ज हो गया है, तो उसके लिए क्या तुम भी नौकरी कर सकती हो। अब इस बात को सुनकर उर्मिला जो अब तक अजीत को अपना पति मान चुकी थी वो उसकी बात में आ जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नौकरी कर लूंगी और कोई बात नहीं, तुम जल्द से अपना कर्ज चुका देना। ऐसा कहकर उर्मिला भी नौकरी लग जाती है, इधर अजीत भी नौकरी किया करता है और दोनों के दोनों 14-14 हजार रुपए कमाया करते हैं। उर्मिला सारी तनख्वाह को लाकर अजीत को दे दिया करती है और उसके लिए ओवर टाइम तक भी कर दिया करती है ताकि इसका कर्ज अच्छी तरह से पट जाए जल्दी से और उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से अपने जीवन को जिए। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो उर्मिला होती है वह गर्भवती हो जाती है। अब जैसे वो गर्भवती होती है और इस बारे में वह अजीत को बताती है तो अजीत इस बात को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं उर्मिला, अभी देखो मैं बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा हमारी कमाई नहीं है, तो तुम ऐसा करो इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दो। लेकिन यहाँ पर उर्मिला कहती है कि देखो ये हमारे प्यार की निशानी है और प्यार की निशानी को मैं इस तरह से नहीं कर सकती और तुम इस बच्चे को अपनाओ और ये बच्चा तो होकर रहेगा। अब यहाँ पर जो अजीत होता है वह बार बार मना करता है, कहता है कि नहीं इस बच्चे को रहने दो, लेकिन उर्मिला साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं ये बच्चा तो होकर रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीता है और कुछ समय बाद 15 सितंबर 2025 को जो अजीत होता है वह अपने घर जाने के लिए बोलने लगता है। कहता है कि उर्मिला मैं गांव होकर आता हूं, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं गांव जाए, तो कुछ दिनों मैं वहीं पर रहूंगा और उसके बाद वापस से यहाँ पर आ जाऊंगा, तुम आराम से यहाँ पर नौकरी करो। उसके बाद जो अजीत होता है वो तो ऐसे कहकर चला जाता है और उर्मिला वहीं पर उसी किराए के कमरे में रहकर उसी काम को करती रहती है, नौकरी करती रहती है और धीरे धीरे समय बीतता रहता है। लेकिन जैसे अजीत वहां से अपने गाँव में आता है तो उसके बाद से वह उससे बातचीत करना तक भी बंद कर देता है और यहाँ पर उसका फोन मिल ही नहीं पाता है। उर्मिला इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती है, एक तो वह गर्भवती है और ऊपर से उसको सहारा देने वाला कोई भी नहीं है और यहाँ पर दिन धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे जब वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो एक बार उसका कांटेक्ट हो जाता है, उसका फोन वो उठा लेता है और उठाने के बाद जब उर्मिला कहती है कि तुम कब तक आओगे, तो यहाँ पर जो अजीत है वो कुछ ऐसा कह देता है जिसे सुनने के बाद उर्मिला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल अजीत उर्मिला को बताता है कि देखो अब मैं वहां पर कभी नहीं आने वाला और कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं और मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। इस बात को सुनकर जो उर्मिला होती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती
जाती है और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ऐसा कहकर अजीत तो फोन काट देता है, लेकिन उर्मिला का अब जीना दूभर हो जाता है। उसके बाद जो उर्मिला होती है वो तय करती है कि वो वहां पर जाएगी और वहां पर जाकर उसके घर वालों को ये बताएगी हम दोनों की शादी हो गई है और उसकी दूसरी शादी बिल्कुल से ना करें। ऐसा सोचकर जो उर्मिला होती है वो दिल्ली से बिहार के दरभंगा आ जाती है और यहां पर आकर ढूंढते ढूंढते अजीत के घर तक भी पहुंच जाती है। 2 नवंबर 2025 को जो उर्मिला है वो अजीत के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर उसके माता पिता उसके परिवार को ये बताने लगती है कि मेरी और तुम्हारे बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी दूसरी शादी कराने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब से मैं यहीं पर रहूंगी। लेकिन यहां पर जैसे उसके परिवार वाले ये सब कुछ देखते हैं तो उसके बाद उर्मिला को धक्के देकर यहां से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते और निकल जाओ यहां से, ऐसी कोई शादी नहीं हुआ करती जैसी तुम बता रही हो और तुम हमारी कुछ भी नहीं लगती, चली जाओ यहां से। ऐसा कहकर यहां पर जो अजीत के घर वाले होते हैं यानी कि उसकी बहन होती है या उसकी माँ होती है वो लोग उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद उर्मिला की आंखों में आंसू होते हैं और आंसू लेकर वह अपनी बहन के पास चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। काफी ज्यादा पछताती है कि मैंने अपने पहले पति को छोड़कर बहुत ही गलती कर दी और ये सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए था शादीशुदा होने के बाद और ये तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन अब करूं भी तो क्या करूं। और ऐसा कहते कहते धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब जब 1 दिसंबर आ जाता है तो 1 दिसंबर को जो उर्मिला है वो तय करती है कि वह पुलिस के पास जाएगी, मदद की गुहार लगाएगी और पुलिस वाले ही उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से उसका बच्चा अगर इस दुनिया में आएगा तो उसे वो क्या जवाब देगी कि उसका पिता कौन है। यही सोचकर जो उर्मिला होती है जब 8.5 महीने की गर्भवती होती है अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अपने साथ लेती है और सीधा पासी के पुलिस थाने में चली जाती है और वहां जाकर पुलिस वालों को रो रो कर अपनी पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि साहब इस तरह से मेरे साथ हो गया है, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पर जो पुलिस वाले होते हैं वो उससे कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, एक बार फिर से जाकर देखो और उसके बाद हमें बताना कि वो रखते हैं या नहीं रखते। इसके बाद जो उर्मिला होती है वो उनके बात को कहे अनुसार वहां से फिलहाल तो वापस आ जाती है और 8 दिसंबर 2025 को दोबारा से अजीत के घर जाने का फैसला करती है, क्योंकि फिलहाल उसे पुलिस वालों ने कहा था। पुलिस वालों के कहे अनुसार वह वहां पर जाती तो है, लेकिन वहां पर जाने के बाद फिर से उसके साथ वैसा ही होता है और उसे धक्के देकर यहां से भगा दिया जाता है। अब उर्मिला दोबारा से पुलिस वालों के पास जाती है और जब पुलिस वालों को बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है तो यहां पर पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, या तो अजीत को तुम्हें अपनाना होगा वरना वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल से तैयार हो जाओ। आगे जो होगा वो तो भविष्य की गोद में छुपा हुआ है, लेकिन यहां तक ये कहानी इस तरह की थी। आपको जो भी इस कहानी को सुनकर लगा हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख देना और लोगों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। और अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर के नाम लेने की जो हमारी वीडियोज पर बहुत अच्छे कमेंट करा करते हैं और उनके कमेंट सुनकर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहला नाम आता है समाधान पाटिल जी का। समाधान पाटिल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है वीरेंद्र सिंह जी का। वीरेंद्र सिंह जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम है मोनू जैन जी का। मोनू जैन जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। उससे अगला नाम आता है सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। उससे आगे हमारे भाई राम गोसाई जी। राम गोसाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। उससे आगे नाम आता मुनमुन श्रीवास्तव जी का। मुनमुन श्रीवास्तव जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।